नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पूरा जो है हिंदी पेडागोजी जो है का रिवीजन करेंगे, जो सीटेट के एग्ज़ाम में जो है पूरी तरीके से आपको लाभ पहुंचाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। खास जो है पूरा सिलेबस कवर किया गया है इस वीडियो के माध्यम से, तो एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि कंप्लीट जो है वीडियो है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी में जो सिलेबस दिया गया है सीटेट के द्वारा वो बहुत कम सिलेबस है। जैसे अन्य जो है सीडीपी में हो या ईवीएस में हो, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। इसमें गिने चुने जो है 5 से 6 टॉपिक्स हैं। उसी 5 से 6 टॉपिक्स से जो है 15 क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं पेडागोजी के। उन 5 से 6 टॉपिक्स को जो है मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हिंदी पेडागोजी में। भाई देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि हिंदी पेडागोजी में जो 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हिंदी के पूरे पेपर में जो 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 30 में 30 लाने के पूरे चांसेस रहते हैं 100%। मैं एक भी क्वेश्चन कह रहा हूं छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आपको अच्छी तैयारी रखनी है अपनी, जो है बहुत सिंपल रहता है। मैं ईवीएस में कह सकता हूं कि हो सकता है आप जो है 2-3 क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं, हो सकता है सीडीपी आपके जो है समझ से थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस आप उसमें समझ ना पाए हो, लेकिन हिंदी पेडागोजी एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है यहाँ पे जहाँ पे आप 30 में 30 कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हैं आज पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा और आज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो है कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लाइक जो है मोटिवेशन के लिए, इसलिए ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम डेली आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं जो आपको एग्जाम्स को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। आज का जो टारगेट है वह है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अपने दोस्तों से ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी की प्रॉब्लम है, इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फिर से जो है खांसी आने लगे, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। देखिए भाषा आकलन के संबंध में आपको एक पूरा टॉपिक है, तो इसलिए भाषा आकलन के संबंध में आपको ये क्वेश्चन 101% मिलेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अब भाषा का आकलन कैसे करना है, उसकी पाठन जो है क्षमता का आकलन करना है या बच्चे के संबंध में कि वो कितना पढ़ पा रहा है, कैसा पढ़ पा रहा है, साफ सुथरा पढ़ पा रहा है, उसकी पढ़ने की क्षमता है कि नहीं है, इस तरीके से आकलन होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे बात हो रही है, या उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी है। सभी लोगों ने जो है आंसर बी लगाया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे का अगर भाषा का आकलन करना चाहते हैं तो हम ये सबसे बेहतर होगा ऑप्शन कि बच्चा जो भी उसकी मातृभाषा है वो उस मातृभाषा का कैसे यूज कर रहा है। अगर हम कोई कंटेंट देते हैं बच्चे को, हम किसी बातचीत करने को देते हैं, या हम एज अ टीचर हम बच्चे से अगर बात करते हैं तो वो भाषा का प्रयोग भी कर पा रहा है कि नहीं, मतलब अपने बात को कह पा रहा है कि नहीं, तो इसी के संबंध में हम जो है भाषा का आकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ना कि लेखन क्षमता कि वो लिख पाता है कि नहीं, या फिर उसके बोलने की कुशलता का आकलन करेंगे। यहाँ पे ये कुशलता का लेना देना नहीं होगा, तो यहाँ उस भाषा के प्रयोग का, ठीक है, अपनी बात बस वो कह पा रहा हो और उस बात को एज अ टीचर आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अब वो किसी भी भाषा में हो, मातृभाषा में हो चाहे वो किसी भी भाषा में हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो क्या होगा। तो अगर देखिए अक्सर आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं, उनके लिए जो बाल साहित्य वाली बुक्स लेकर के आते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें जो है कोई भी कंटेंट पढ़ाने के साथ साथ उसमें जो है ड्राइंग्स भी बनी रहती हैं उसी के आधार पे। तो वो क्या फायदा पहुंचाती है बच्चों को कि नुकसान पहुंचाती है, इसी संदर्भ में हमें आंसर देना है। तो देखिए पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, ये आंसर रहेगा, या फिर चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, तो यहाँ पे ये चीजें गलत हैं। या फिर पठन सामग्री आकर्षक जो है, आकर्षण प्रतीत होती है, या मस्त जो है दिखने में बढ़िया लगने लगती है जो है बुक्स, या फिर लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो यहाँ आंसर है ऑप्शन डी। अब बच्चा क्या होता है, देखिए बच्चे को शब्दों की पहचान तो होती है लेकिन शब्दों का मीनिंग नहीं पता होता। जैसे अगर हम पूछे कि बच्चे से, अगर मान लीजिए बच्चे से हम ये कह दें कि एक रैंडम शब्द ले लें, कि एकदम से उससे लिख दें कि ये शब्द लिख दें, अब बच्चा क्या है उस वर्ड को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको अभी शब्दों की, उसकी चीज़ों को जो है वो नहीं समझ पा रहा है, उसके नियमों को, उसकी शब्दों को, वो केवल शब्द के फिगर जानता है।
अगर हमने इसी जगह एक जो है फिश बना दी, है ना, अगर हमने एक फिश बना दी इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही वाहियात फिश है लेकिन फिर भी आपके समझाने के लिए काफी है। अगर मैंने फिश बना दी तो तुरंत बच्चा अब देख करके फिश से बता देगा ये एफ फॉर फिश होता है, ठीक है। ए फॉर एप्पल बना दिया, जैसे ही हमने एप्पल बनाया वैसे ही बच्चा जो है देख करके बता देगा कि ये एप्पल है सर, है ना, और एप्पल जो है कैसा होता है, स्वीट सा होता है। तो ए फॉर एप्पल। तो ये जो है बच्चे को जो है लिखे हुए का अनुमान लगाने के लिए, तो यहां पे अनुमान शब्द जो है अपने दिमाग में बिठाए रखिएगा। आंसर हो गया है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बात की जा सकती है जो डैश डैश के दायरे में हो। अब मान लीजिए 3 साल का बच्चा है और आप किस सब्जेक्ट में उससे बात करना चाहती हैं जो उसके दायरे में हो, तो यहां 4 ऑप्शंस पहले पढ़ेंगे। तो वो उसके संज्ञानात्मक दायरे में हो, उसके भावनात्मक दायरे में हो, सामाजिक और सांस्कृतिक दायरे में हो। तो यहाँ पे जो है हम सब चीज जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। पूरा सीडीपी क्या पूरा सीटेट जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र पे है। तो बच्चे का बौद्धिक विकास, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास जो है इस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो यहां पे जो है संज्ञानात्मक दायरे में आता हो, ठीक है। यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका होगा। तो भाषा का आकलन करना है तो हम कैसे जो है, मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया था, ये टॉपिक है या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम भाषा का आकलन करना चाहते हैं तो बच्चे का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, हम उससे कहानी कहने के लिए देंगे या फिर कहानी लिखने के लिए देंगे या फिर घटना वर्णन करेंगे या फिर श्रुत लेख लिखने कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम प्रभावी जो तरीका होगा वो श्रुत लेख, मतलब सुन करके बच्चे को हमने कभी कहानी पढ़ा सुना दी, है ना, कि कालू मदारी इस तरीके की जो भी कहानियां होती हैं, है ना। तो उस तरीके से अगर बच्चे को हमने कहानी सुना दी और उससे कहेंगे बेटा आप कॉपी पेन उठाओ और उस कहानी को लिख डालो, तो ये भाषा आकलन के संबंध में बहुत जो है सबसे मतलब कमजोर जो है होगा। भाषा आकलन में हम बच्चे से एक कहानी के संदर्भ में बात करेंगे। हम कहेंगे कि तुमने कौन सी कल कहानी सुनी थी, तो वो बताएगा कि सर मैंने कल ये वाली कहानी सुनी थी। तो कहेंगे चलो अपनी कहानी जो है सुनाओ। या फिर हम ये कहेंगे कि कल तुमने दिन भर क्या किया था घर पर, तो वो बताएगा कि कल मैं जो है सर मार्केट गया था, यहाँ गया था, फिर मम्मी के साथ ये करने गया था, फिर वो घूमने गया था, ऐसे बातें बताएगा। तो वो पूरा वर्णन करेगा। तो उसी के संदर्भ जितना बातचीत करेंगे उसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि बच्चे का भाषा कैसी है, ठीक है, भाषा में पकड़ कैसी है। कहानी लिखवाना भी जो है कम है। यहाँ पे ध्यान रखिए ना, लिखना जो है बच्चा कम जानता है, लेकिन अभी यहाँ पे चीज़ें जो है चूंकि पेपर 2 7th का क्लास का हो सकता है बच्चा, 6th क्लास का बच्चा हो सकता है, तो हम यहाँ पे ये आंसर वैलिड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया ना कि प्राथमिक स्तर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि माध्यमिक स्तर पे क्वेश्चन पूछा गया है। पर सुनकर लिखवाना जो है सबसे कमजोर जो है माना जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करिएगा, आंसर को समझ करके आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन बैचेस में कहानी लिखने को जो है गलत जो है सबसे कम प्रभावी तरीका मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि टीचर की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो हम बिल्कुल सही बात है, जब हम एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो टीचर का तो आकलन होता ही है, उसके साथ साथ बच्चे का आकलन तो होता ही है, उसके साथ साथ टीचर का भी आकलन होता है कि टीचर जो है बच्चे की बात को समझता है कि नहीं, बच्चे को कितने प्रभावी तरीके से वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बच्चे को पढ़ाने में किन किन प्रक्रियाओं का जो है शिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, श्रवण जो है तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, चित्र लेखन का इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या वो है, उसको क्या आता है, वो बोर्ड में किस तरीके से प्रेजेंट करता है क्वेश्चंस को, है ना। तो ये जो है आकलन ये किस तरीके से सही है या गलत है, ये अंशतः सही है, निराधार है। तो यहाँ पे जो सही है यह पूर्णतः सही है, आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के जो है कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं और इसका संभावित कारण क्या है। तो देखिए इसका संभावित कारण क्या है, अक्सर जो है अगर आप सब लोग यूपी से हैं तो आपने जो है अक्सर देखा होगा सा को शाह बोलते हैं, है ना, सा को शाह बोलते हुए देखा होगा, सुना होगा। तो ठीक है, तो जैसे कह देंगे सड़क को सड़क बोल देंगे इस तरीके से, या फिर जो है कई शब्द होते हैं ऐसे जो है अब मुझे एकदम से याद भी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना। तो आप समझ गए होंगे शाह को शाह वाला बोलने वाला जो है बड़ी समस्या होती है ना। तो इस तरीके से जो होती है ये इसके मातृभाषा प्रभाव का इफेक्ट होता है, ठीक है। वहाँ की लैंग्वेज ऐसी होती है, जैसे आप यूपी से है तो ये ज़्यादातर आपने देखा होगा। अगर बिहार में है तो करोड़ को करोड़ बोलते हैं, करोड़ जो है करोड़ होता है ना, 1 करोड़ 2 करोड़, है ना, उसको ये लोग बोलेंगे करोड़, करोड़, है ना, सर जो है करोड़ रुपया।
तो इस तरीके से जो है, तो यहाँ पे ये बिहार का इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ मातृभाषा का प्रभाव जो है इस पर देखा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कब जागती है? अब ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कब जागती है? जब हम देखते हैं कि ज्ञान हमारे भौतिक जीवन के लक्ष्यों की जो है प्राप्ति का साधन है, मतलब हम इन जो सुख साधन है ना, उस पर जो है उसको अगर पाना चाहते हैं तो इसलिए हमें ज्ञान का प्राप्त करना चाहिए। या फिर हम जब देखते हैं कि ज्ञानवान मनुष्य ही श्रम का अधिकारी होता है, या फिर हम जब देखते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही हम समस्त सुखों का लाभ जो है उठा सकते हैं, या फिर ज्ञान के द्वारा जो है सृजनात्मक कार्य किए जाते हैं, तभी हम जो सृजनात्मक कार्य होते हैं उसी के लिए हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा ने जो है तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश डैश के आधार पर यह जानकारी दी। अब देखिए यहां पे एक चीज को याद रखिएगा, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा दिया है, मतलब एक टीचर ने बच्चे की जो है भाषा आकलन, भाषा का प्रयोग, भाषा का निष्पादन वो कैसे करता है, इसकी संपूर्ण जानकारी उसके पेरेंट्स को दी। तो ये संबंध में जो है ये किस आधार पर दिया? तो एक चीज मैंने अक्सर बताया है कि पोर्टफोलियो, अगर इन शब्द में पोर्टफोलियो शब्द आ जाए तो आंसर होगा आंसर सी। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक बच्चे की रिपोर्ट तैयार करना। अब उस रिपोर्ट में बच्चे का संपूर्ण जो है जानकारी होती है, बच्चे का सही जानकारी होती है, जो बच्चा कर सकता है, जिस क्षेत्र में बेहतर है, और जो बच्चा जिस क्षेत्र में बेहतर नहीं है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी होती है। तो हम सब चीज़ों का आकलन करते हैं, क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, और जो चीज़ें वो गलत कर रहा है उस चीज़ को हम यहाँ पे सही करने का प्रयास करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, निदानात्मक जो है मूल्यांकन करेंगे, निदान करेंगे उस समस्या का। तो यहाँ पे इसी चीज़ की हम जानकारी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता जो है किसके जो है साथ संबंधित है? तो अगर ये भाषा अर्जन के संबंध में क्वेश्चन आ जाए, देखिए भाषा अर्जन और अधिगम के संबंध में अगर क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक से संबंध रखता है, तो ये है चोम्स्की। ध्यान रखिएगा चोम्स्की, क्योंकि चोम्स्की ने भाषा के संबंध में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बच्चे में जो है भाषा जो है अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। याद रखना, जन्मजात होती है, मतलब उसको जो है बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, वो सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यह इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये बात क्या है? तो ये बात स्वाभाविक है भाई, बच्चा एक अपनी भाषा के साथ आता है, कोरा कागज नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। बच्चा एक भाषा के साथ आता है, एक कुछ गुण ले करके आता है अपने घर से, क्योंकि उसके भाषा जो है संबंधी ज्ञान जो है उसके परिवार से मिलता है। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया पहले उसके घर से होती है, तो घर से होगी तो उसकी घर की कोई भाषा होगी, हिंदी बोलते होंगे उसके परिवार, इंग्लिश बोलते होंगे, पंजाबी बोलते होंगे, उसके साथ ही वो क्लासरूम में आएगा। तो एज अ टीचर हमें उस बच्चे की भाषा का जो है सम्मान करना चाहिए, और उस भाषा को समझने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये एक जो है बात जो है वो एक स्वाभाविक है। 10वें का जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम जो है महत्वपूर्ण है, सबसे कम प्रभावी है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, सीटेट में जब क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो सबसे कम, सबसे ज्यादा, सही और गलत, इन शब्दों को अपने दिमाग से ध्यान रखेंगे। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा गोला लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, और आपकी एक एक गलतियां आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो यहां पे जो आंसर है इसको देखते हैं। 11वें का क्या है? कहानी को अपने शब्दों में कहना सबसे कम जो है, या फिर कहानी को दोहराना, या कहानी का अंत परिवर्तित करना, या कहानी को आगे बढ़ाना। अगर हम कहानी पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे से क्या कहेंगे? कहेंगे बेटा इस कहानी को अपने शब्दों में बनाइए, सुनाइए, ये कहेंगे, ना कि जो है कहानी को दोहराने वाली जो है प्रक्रिया जो है सबसे कम जो है मानी जाएगी प्रभावी। बाकी कहानी का अंत जो है जो भी सुनाया जाता है, हम ये कहेंगे कि आप अपने थिंकिंग पावर से सोचने का सोचिए कि जो है क्या कहानी का आप अंत परिवर्तित कर सकते हैं। उस कहानी का अंत जो भी हुआ है ना, सुखद हुआ है या दुखद हुआ है या नैतिक रूप में हुआ, जिस तरीके से आप उस कहानी को अंत किस तरीके से करना चाहेंगे, या फिर कहानी को आगे और क्या स्टोरी हो सकती है। यहाँ पे सबसे कम जो होगा वो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है,
बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश व डैश डैश का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिता मैंने आपसे कई बार ये बताया है क्वेश्चन में कि बहुभाषिता एक क्लासरूम जो होती है वो जो है क्लासरूम जो होती है वो बहुभाषिता क्लासरूम होती है, ठीक है। और बहुभाषिता का कहने का मतलब है कि एक क्लासरूम में कई भाषी वाले बच्चे होते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोल रहा है, तो कई बहुभाषी हो सकते हैं। आमतौर पे ऐसी जो है जैसे मिलिट्री के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे तो भाई सब स्टेट से बच्चे आते हैं, सब स्टेट से जो है जॉब करते हैं आते हैं, है ना। किसी का पोस्टिंग हुई है, कोई पोस्टिंग यूपी में जो है हो रखा है, कोई पोस्टिंग जम्मू कश्मीर का हो रहा है। अब बेचारा वो जो है जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है और वो उसका वो रहता था जो है तमिल में, तो उसकी भाषा तो मातृभाषा वहाँ की होगी। तो हमें जो है इसकी पहचान क्या है, तो ये जो होती है ये एक संसाधन के रूप में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग होती है, याद रखिएगा ऑप्शन यहां पे ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी कक्षा की जो है कक्षा की सुहानी जो है पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो ये लेखन क्षमता जो है अनुनासिक नियम के अति सामान्यीकरण को जो है दर्शाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया डी, अनुनासिक शब्द जिनमें जो है मतलब ऊपर जो है बिंदी होती है, ठीक है, इस तरीके के शब्दों का अति सामान्यीकरण को जो है दर्शाती है। सही से अभी उसको नियमों को जानकारी उसको नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन यहां पे डी होगा, ठीक। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश डैश को सीखना, उसकी डैश डैश को जो है सीखना। तो यहां पे किसी विषय को सीखना है तो क्या है यहां पे, तो यहां पे जो है उसकी अवधारणा और उसकी शब्दावलियों को सीखना जो है मतलब होता है, ठीक है। अवधारणाओं को समझेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि क्या मतलब हो रहा है ना। और उसकी शब्दावली को जान पाएंगे तभी तो उसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे जो है महत्वपूर्ण क्या होगा? तो अगर हम भाषा शिक्षण के संबंध में हम जो है कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें से जो है भाषा की बच्चा सहज प्रयोग कर पाए। तो यहाँ पे लिखित क्षमता को पहचानना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बच्चे की सहज जो है क्षमता को पहचानना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब भाषा कौशल क्या होता है? तो भाषा कौशल जो होते हैं वो 4 प्रकार की होती है, जिसे कहते हैं लेखन कौशल, पठन कौशल, है ना। तो ये सब जो कौशल होता है, सुनना जो होता है श्रवण कौशल, तो ये और बोलना जो है कौशल हो गया। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 5वां प्रकार होता है संकेतिक कौशल, क्योंकि संकेत भाषा भी है भाई। कोई अगर किसी को जो है कान से सुनाई नहीं देता या मुंह से बोल नहीं पाता तो ऑब्वियसली जो है संकेत वाला भाषा का यूज करेगा। तो 5 प्रकार की भाषा कौशल होती है, आमतौर पे 4 का जिक्र होता है, लेकिन अगर 5वां 4 ऑप्शंस हो तो 4 लगा दीजिएगा, 5 ऑप्शंस हो तो 5 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो भाषा कौशल में कथन में कौन सा संबंध में सही नहीं है? तो देखिए भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, तो यहां पे जो है, या फिर भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। तो यहां पे जो आंसर है वो जो गलत है वो है ऑप्शन यहां पे बी है। कोई भी चीज एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, एक क्रम में नहीं अर्जित किए जाते हैं। जैसे लेखन कौशल हो गया, है ना, उससे पहले बच्चा बोलने का जो है कौशल यूज करता है, फिर सुनने का कौशल यूज करता है। तो ये कोई क्रम में नहीं है ना, आगे पीछे हो सकता है कि कोई बच्चा जो है बोलने से पहले जो है कुछ शब्द लिखना जान जाता है ना। जैसी उसकी प्रैक्टिस कराए, जैसा उसका आसपास का वातावरण होगा, जैसा उसका माहौल होगा, उसी तरीके से बच्चे का भाषा कौशल डेवलप होता है, ठीक है। तो भाषा कौशल के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो अहम रोल होता है वो है इन्वायरमेंट का, वातावरण का सबसे बड़ा रोल होता है, परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है। वो किस परिवार में रहता है, कैसे रहता है, उसका कैसे यूज करता है ना। तो ये सारी चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे चीजें समझ गए होंगे। तो एक क्रम में ही, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस याद रखना भाषा कौशल जो है क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा जो है कथन उचित नहीं है? तब देखिए बच्चे जो भी यूज करते हैं भाषा के संबंध में, है ना, उसमें गलतियां करते हैं। तो कौन सा कथन है? तो त्रुटियां जो है बच्चों की मदद का जो है मार्ग तय करती है। तो ये तो कथन सही है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है कि शिक्षक की कमी,
तो त्रुटियों का अर्थ नहीं है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। त्रुटियों का अर्थ, त्रुटियों का मतलब ये नहीं है कि जो है टीचर की कमी हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है। त्रुटियां जो है सीखने की प्रक्रिया में एक पड़ाव है, बिल्कुल सही है। जब अब बच्चा गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा, तभी तो उसको जानेगा कि ये गलत है ना। तो प्रयास और त्रुटि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। जितना ज्यादा प्रयास करेगा बच्चा, प्रयास करेगा, गलतियां करेगा, फिर प्रयास करेगा, गलतियां करेगा, वही निरंतर करते करते जो है एक बार वो उसी चीज में जो है वो बहुत अच्छा जो है कार्य करने लगेगा। त्रुटियों का अर्थ है कि भाषा के अज्ञानता, यहाँ पे जो है ये आंसर ये गलत होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। क्योंकि त्रुटियां जो है एक स्वाभाविक चीज होती है, बच्चा स्वाभाविक रूप से गलतियां करता है। आप जितना भी कोशिश करिए, जितना भी बताएंगे, जैसे जैसे निरंतर प्रयास होगा, जितना ज्यादा अभ्यास होगा, बच्चा धीरे धीरे अपने आप त्रुटियां करना कम करता जाएगा और धीरे धीरे वो त्रुटियां उस क्षेत्र में, गलतियां उसकी बिल्कुल ना के बराबर होगी या फिर होंगी ही नहीं। ठीक है, यहां पे भाषा अज्ञानता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बहुभाषिता एक संसाधन है और इस संसाधन को क्लासरूम में यूज करना चाहिए। क्योंकि बहुभाषिता वाले में एक क्लासरूम में सारे बच्चे होते हैं भाई, कई भाषा वाले बच्चे होते हैं और उन कई भाषा का प्रयोग जो है टीचर एक जो है संसाधन के रूप में कर सकता है। एक दूसरे की नॉलेज जो है ले सकता है, किस शब्द को क्या कहते हैं उस भाषा में, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी लैंग्वेज में। तो यहाँ से बच्चे एक दूसरे की तार्किक भाषा सीख पाएंगे, है ना। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी मातृभाषा, उससे हम लक्ष्य भाषा की ओर जो है जा सकते हैं। तार्किकता का ज्ञान होता है, बच्चे चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि भाई ए फॉर एप्पल होता है और एप्पल को हिंदी में सेब कहते हैं, सेब कहते हैं, और सेब को तमिल में कुछ और कहते होंगे, पंजाबी में कुछ और कहते होंगे। तो ये सारे जो है शब्द से बच्चा चिंतन जो है एक तरीके से होगा, रचनात्मक शैली डेवलप होगी बच्चे के अंदर, सृजनात्मकता होगी, बढ़ेगी बच्चे के अंदर, सामाजिकता की भावना होगी, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करेंगे। जब भाषा का सम्मान करेंगे तो एक दूसरे की संस्कृति का भी धीरे धीरे सम्मान करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, अभी स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो यहां पे ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, मैंने जो कहते हो ऐसे रख दिया है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भाषा आकलन की दृष्टि से क्या उपयोगी है। तो बच्चे को अपनी भाषा में सुनने के लिए बोलें कि भाई जो भी तुमने कहानी सुनी है, ईदगाह हो या कोई भी कहानी हो बच्चे की, यहाँ पे तो ईदगाह का ऑप्शन दिया हुआ है, आप बस केवल अपनी भाषा में उस जो है कहानी को सुना दो, उस कहानी का सार सुना दो। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी, सबसे उपयुक्त यही होगा। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे में भाषा की पकड़ कैसी है, बच्चे में किस तरीके के शब्द बोलने की क्षमता है, बच्चे में क्रिएटिव जो है शब्दों को खोजने की क्षमता होती है कि नहीं, है ना। कई बार हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे इतना बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, कुछ नए नए शब्द बोलने लगते हैं और पूरा घर हंसता है कि अरे ये क्या बोल दिया। तो यही चीज़ होती है, बच्चे के भाषा आकलन को जो है जानने का सबसे तरीका होता है कि उसको अपनी भाषा में जो है कहने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा तो वर्तनी की शुद्धता या विचारों की अभिव्यक्ति या काव्यात्मक जो है भाषा या सुंदर लेखन। तो अगर हम बच्चे को लिखना सिखाना चाहते हैं तो हम बच्चे को उसके विचार लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। हम कहेंगे बेटा लिखो, एक खाली शुरुआत में जब 2 साल का बच्चा हो जाए, 3 साल का बच्चा हो जाए, तो एक उसको खाली कॉपी दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, उससे कहिए लिखो, पढ़ाओ उसको, जो है डॉट 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 ऐसे बना दो और वो कहो ये इसको ट्रेस करो बेटा, तो वो ट्रेस करेगा। तो ये विचारों की अभिव्यक्ति कहलाएगी। यहाँ पे वो बच्चा अपने विचार से, अपने जो है मतलब मेहनत से, अपने जो है स्किल से जो है उनका जो है यूज़ करेगा और धीरे धीरे वो बेहतर करता जाएगा आगे। तो यही शुरुआती प्रक्रिया होती है हम सभी को। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, सार्थक जो है पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, ये भाषाई व्यवहार को दर्शाता है। अगर कोई बच्चा बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति करता, मैंने मान लीजिए ये पढ़ रहा हूं, मुझे ये पूरा चीज़ याद करनी है, तो मैंने मान लीजिए सार्थक पढ़ते समय कभी कभी जो है कभी कभी यहाँ पे कभी कभी, इस तरीके से बच्चा अगर पढ़ता है तो ये जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि उस शब्द को मतलब क्या है, उस शब्द की मीनिंग क्या है, उसके अर्थ को जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर वो देखते हैं, अटक अटक करके नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे लंबे शब्दों को पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, इसलिए
या फिर वो समय लेता है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी, वो समझ के साथ जो है पढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। और जो मैंने अभी बातें बताई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस में लैंग्वेज चेंज करके दूसरी भाषा डाल दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, अब हिंदी भाषा के शिक्षक के तौर पे क्या प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पे हिंदी भाषा को ही कक्षा में महत्व देना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक क्लास जो होती है बहुभाषी क्लास होती है, और बहुभाषिता को हमें संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बच्चे को जो है हम बहुभाषिता मतलब बच्चे को उसकी मातृभाषा से जो है मतलब अलग नहीं करेंगे। हम बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करेंगे और हम खुद जानने का प्रयास करेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है। उसकी भाषा को थोड़ा कहीं ना कहीं हम सीखने का भी प्रयास करेंगे, उससे ही सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दिया जाना चाहिए, या बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचनात्मक शक्ति को बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए या दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 22वें का जो आंसर है वह ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित जो है हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बहुभाषिता मातृभाषा के संबंध में क्वेश्चन, मैंने एक पूरा टॉपिक है भाई, मैं आपको सिलेबस का एक टॉपिक बता रहा हूँ। तो मातृभाषा संसाधन है, यही इसी को देखना, तो उसे बिल्कुल अनदेखा कर देना चाहिए, निगेटिव टैग वर्ड है। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे। पर चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। बाकी उसके बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उतनी बच्चों में समझ नहीं होती है और उतना वक्त भी नहीं होता और उसका लेना देना भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी तो टारगेट भाषा कुछ और है। हम तो केवल एक बच्चे में एक ऐसा वातावरण डेवलप करने का प्रयास करते हैं क्लासरूम में, ताकि बच्चे को अलग ना लगे कि उससे जो है सब कुछ छिन गया, वो घर जाता है तो कुछ और बोलता है और स्कूल जाता है तो कुछ और बोलता है। तो इस तरीके से नहीं, उसे डांटेंगे तो डांटना तो निगेटिव टाइप होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। तो अगर प्राथमिक कक्षा है, मतलब जो है कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई की बात हो रही है, तो आमतौर पे जो है 7 साल का, 6 साल का, 8 साल का बच्चा होगा, है ना। तो इस तरीके का बच्चा है, तो हम इसके नाते हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका को देखेंगे क्या है। तो कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरीके से निर्वाह करना, या फिर बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के जो है अवसर जुटाना। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सामान्य सा क्वेश्चन है और वैसे ही है बिल्कुल, बस उसकी भाषा बदल दी गई। अब तरह तरह के अवसर जुटाना, भाषा ही समझे, बच्चे को अपनी भाषा में बच्चे को उस जो है चीज़ के बारे में अपनी भाषा में कहने का अवसर देंगे। बच्चे के साथ टीचर का इंटरेक्शन होगा, बच्चे जो है दूसरे बच्चों के साथ दूसरे अलग भाषी वाले बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, है ना। बच्चे को दूसरे भाषा को शब्दों को जानने का भी मौका दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम जो है तरह तरह के अवसर जो है निकालेंगे, ऐसे तरह के मौके जो है निकालेंगे, उससे जिससे बच्चे की भाषा क्षमता का विकास हो सके। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में लेखन हो रहा है के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव। यहां पे कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहां पे प्राथमिक स्तर की कक्षा में जो है लेखन हो रहा है कि डैश डैश के संदर्भ में नीचे दी गई जो है किस स्थिति में। देखते हैं ऑप्शंस जो है समझ के आंसर लॉक करते हैं। पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके जो है लिख सकते हैं, तो यहाँ याद करने वाला जो है ये तो निगेटिव टैग वर्ड हो गया। श्याम पट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख सकते हैं, ये भी निगेटिव टेम्पर हो गया, है ना। दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, या पाठ्य पुस्तक से देख कर बोल कर लिख रहे हैं। तो अगर कक्षा में जो है लेखन हो रहा है तो दो समूह में जो है चर्चा करके विद्यार्थी फिर अपनी पुस्तिका में अपने विचार अपनी भाषा में पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चों का होमवर्क जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चे अक्षरों की जो है बनावट उनकी टेढ़ी मेढ़ी है, आप क्या करेंगे। तो देखिए बच्चे हैं, उनकी जो है शुरुआत में जब बच्चे स्कूल आते हैं, या फिर जो 2 साल का 3 साल का बच्चा होता है, वो ऑलरेडी जो है डिस्ग्राफिया से पीड़ित होता है। अब डिस्ग्राफिया कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक विकार है। मतलब समय के साथ जैसे जैसे उसकी मसल्स तेज होंगी, जैसे जैसे उसका मैच्योरिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी मसल्स पावर बढ़ेंगी, फाइन और मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो बढ़ेंगी, तो उसकी जो है राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होती जाएंगी।
तो वो जो टेढ़ी मेढ़ी बनावट है वो समय के साथ सही जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वो स्वयं ही उसे सुधार करने का समय देंगे, मतलब धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे और वो धीरे धीरे अपने आप उसकी राइटिंग स्वयं सुधर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे निंदा करना, दोबारा लिखवाना, सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे इस तरीके से कि बेटा ऐसे लिखना है, इस तरीके से नहीं, उसको पूरा मौका देंगे। आप इस तरीके से ट्रेसिंग करवा देंगे बच्चे को, बार बार ट्रेसिंग करवाएंगे, है ना, ट्रेसिंग करा के। अब वो राइटिंग खराब है तो उससे क्या लेना देना, हम बस आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 1 2 4 महीने में ऑलरेडी वो धीरे धीरे वो अपने शब्दों को सुधार लेगा और उसकी जो अक्षरों की बनावट है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के कक्षा में प्रायतः जो है हिंदी इतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हिंदी इतर मतलब हिंदी से अलग भाषा वाले बच्चे जो होते हैं वो अरुचि प्रकट करते हैं। इसका मूल अर्थ क्या है? तो उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता, या फिर अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, या फिर उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, या उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी कठिन लगती है। तो देखिए, हिंदी जो इतर बच्चे होते हैं वो अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को, गलतियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी जो है अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? तो ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की जो है सीडी, सुनने वाली और देखने वाली सीडी लाकर सुनाते हैं बच्चों को, इस तरीके से हो सकता है। या फिर ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों को, नियम के यहाँ पे तुरंत काट दो, नियम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे घर का ऐसा परिवेश जहाँ पे मानक भाषा ही बोली जाती हो। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी, सर्वोत्तम होगी। घर और आसपास का जो माहौल है जहाँ पे बच्चे के बोलने और सुनने का पूरा अवसर जो है उसको मिले। ठीक है, उसको अपनी बात कहने का पूरा मिले। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतः वैसे ग्रसित हैं। तो ये देखिए, अधिगम विकार का मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो बनाया। जितने भी अधिगम विकार होते हैं सब वहां पे मैंने जो है एक पूरे वीडियो में बताया है। वो वीडियो देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसका लिंक जो है वीडियो के आखिर में जो है इंड वीडियो में जब आता है तो वहां पे आपको वीडियो जरूर मिलेगा। तो वीडियो का आखिर में आप जरूर देखिएगा वो वीडियो। तो यहाँ पे जो लिखने की कठिनाई होती है उसको कहते हैं लेखन अक्षमता या लेखन विकार, जिसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो स्किल्स उसकी बेहतर होती जाएंगी, जैसे जैसे उसकी मसल्स बेहतर होंगी, वैसे वैसे वो डिस्ग्राफिया जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, गणितीय अक्षमता में बच्चे को गणना संबंधी विकार होता है, वो 2+2, 2x2 इस तरीके की जो है चीज़ें वो उसको डर लगता है, इन चीज़ों को बताने में कठिनाई होती है। ठीक है, पठन विकार में बच्चा जो है चीज़ें को पढ़ नहीं पाता सही से। आगे बढ़ते हैं। पहली दूसरी कक्षा में बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है उन्हें क्या? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, मतलब बच्चों को जो है एक दूसरे से बात करने का पूरा मौका देना चाहिए। जब एक दूसरे से बात करेंगे तो वो चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो बच्चों के अंदर एक तो रचनात्मक शैली डेवलप होगी, बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता डेवलप होगी, ये सब चीज़ें। ना कि अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहेंगे, या फिर कहने के तरीकों का अभ्यास करवाएंगे, है ना। अधिक से अधिक जो है अवसर देंगे गाने के, ये सब जो है आंसर्स जो है तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का मूल उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका मूल जो उद्देश्य होता है वो है बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति में बात कहने का अवसर देना। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी व्यस्त रखने के लिए या फिर याद रखने हेतु जो है सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिए या गृह कार्य की सामग्री जुटाना, यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, लिखना जो है एक तरह की बातचीत है। ये तो लिखना क्या है? तो ये एक तरह की बातचीत ही है, मैंने वही आंसर बता दिया। क्योंकि अब एक तरह की बातचीत कैसे है? आप अपनी बात को लिख करके भी बता सकते हैं, जैसे राइटर लिख करके कहते हैं ना, है ना। बुक्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, पिक्चरें बनती है, तो एक तरीके की बातचीत ही है। ठीक है, एक तरीके का संवाद जो है, लिखने को जो है एक तरीके का संवाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लिखने को यांत्रिक कौशल मत लगा दीजिएगा, कई बच्चे यांत्रिक कौशल लगा देते हैं। ठीक है,
विद्यालय आने से पूर्व जो है बच्चों के पास जो होती है व्याकरण की समझ होती है क्या, तो ये व्याकरण के संबंध में पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चा जब स्कूल आता है तो उसके पास एक व्याकरण की समझ नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, उसके पास व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है, इसकी पूर्ण समझ होती है, ये भी उसकी कुछ हद तक सचेत समझ नहीं होती, या सचेत समझ होती तो सचेत समझ नहीं होती। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं, किस चीज़ के संबंध में करते हैं, जिंदगी को समझने के लिए करते हैं, जिंदगी से गुजरने के लिए करते हैं, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से सभी, सभी हो गए आंसर, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित तो जो है बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठना चाहिए ताकि उन पर जो है विशेष ध्यान दिया जा सके। तो दृष्टिबाधित बच्चा है ना, विशेष जो है आवश्यकता वाला बच्चा है, तो अगर एक क्लासरूम जो होती है वो समावेशी क्लासरूम होती है जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे सामान्य बच्चे बैठते हैं, विशेष बच्चे बैठते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे बैठते हैं, सब प्रकार के बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो सब प्रकार के बच्चे बैठते हैं तो इसका मतलब सबकी बात, सबका जो है सम्मान होना चाहिए, तो हम उन्हें अलग नहीं बैठा लेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कुछ जो है थोड़ा सा जो है नियमों को जो है रखेंगे कि जैसे दृष्टिबाधित है एक क्लासरूम में तो वो सबसे आगे बैठ सकता है, क्योंकि उसको साफ सुथरा नहीं दिखता, तो वो सबसे पीछे अगर बैठेगा है ना, बैक बेंचर रहेगा तो जो है उसको साफ नहीं दिखेगा बोर्ड, तो इसलिए बोर्ड को साफ देखने के लिए उसको सबसे आगे बैठा लेंगे। मैडम जब क्लास में पढ़ाएंगी तो थोड़ा सा आवाज़ को अपनी ऊंची रखेंगी ताकि वो बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो सुन करके जो है चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पे जो 35वें का आंसर है वो है अधिक से अधिक मौखिक जो है भाषा का प्रयोग करेंगे, आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है। भाषा अर्जन जो होता है वो वातावरण से होता है, याद रखना, जो घर का वातावरण होता है जैसा वातावरण होगा वही से होगा। जो अधिगम होता है ये लर्निंग बेस्ड होता है, आप सीखते हैं, ठीक है। तो व्याकरण बेस्ड होता है, ये याद रखना। नियम बेस्ड होता है, ठीक है, नियमों की जानकारी होनी चाहिए अगर अधिगम हो रहा है किसी भाषा को। ये जो है जो भाषा जो है ये टारगेट भाषा होती है एक तरीके से, जो आप सीखना चाहते हैं तो टारगेट भाषा हो सकती है। तो यहाँ पे जो आंसर इस जो मैंने आपको बातें बताई इस संदर्भ में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो 36वें का जो आंसर है वो है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, या भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, या भाषा अर्जन जो है सहज और स्वाभाविक होता है जबकि अधिगम जो है प्रयासपूर्ण होता है, मैंने कहा ना लर्निंग बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है उसको ढूंढना है, ये आंसर होगा ऑप्शन बी गलत है। बाकी सांस्कृतिक विभिन्नता अर्जन में होती है और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी जो कि गलत है कथन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो द्वितीयक भाषा का उद्देश्य नहीं है वो है हमें कंठस्थ करवाना, व्याकरणिक नियमों को याद करवाना, ये मूल उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ तो ये टैग वर्ड से ही मैंने आंसर लगा दिया, ठीक है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरफ जो है बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस बिल्कुल चेंज हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पूरा जो है सीडीपी में पूरा सीटेट में पेपर मिलता है, क्वेश्चन वही होंगे, ऑप्शंस बदल जाएंगे। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनमें से कोई एक बात जो है उठा के रख दी जाएगी। तो हिंदी से इतर है तो क्योंकि भाई हिंदी वाला भाषा वाला बच्चा है और एक बच्चा इंग्लिश वाला भाषी बच्चा है, या फिर पंजाबी ले लीजिए, इन दोनों की जो है संरचनाओं में इनके शब्दों में अंतर होता है, इसलिए जो है उसको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ जो है विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को जो है ऐसा माहौल दिया जाए, वही है जिस भाषा शैली में वक्ता और बच्चा सहज हो उसका प्रयोग करना देना चाहिए। बच्चा जिस भी मातृभाषा का प्रयोग करता हो उसमें बोलने की आज़ादी हो, उसमें उसको लिखने की आज़ादी हो, अपनी बात कहने की आज़ादी हो, बात बात पे टोका टोकी नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, न्यू क्वेश्चन है। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस को 90% बच्चे गलत कर रहे होंगे, याद रखना। तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए,
ये है इसका आंसर है डिंग डोंग जो है सिद्धांत कहा जाता है। भाषा के उद्भव और विकास, मतलब जब भाषा का मतलब उद्भव हुआ था, जब शुरुआत हुई थी, तब जो है उसके जो है संदर्भ में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, भाषा जब शुरुआत में हुई थी तो पहले तो कोई भाषा थी नहीं, फिर जो है धीरे धीरे हमने, माफ कीजिएगा, फिर हमने धीरे धीरे इशारों में अपनी बात कहना शुरू किया, तो जिसे कहते हैं, हमने अक्सर आपने कहा बॉडी लैंग्वेज आज के संदर्भ में। उसके बाद जो है हम गुर्राहट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, फिर धीरे धीरे हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल करने लगे। तो इसी को जो है, इसी की जो है भाषा की उत्पत्ति को हम डिंग डोंग जो है सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो आपको कम से कम इसका आंसर पता होगा। ठीक है, जिन लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा तो हो सकता है कि आंसर आपको आप लॉक कर पाए। ठीक है, डिंग डोंग। बिग बैंग थ्योरी तो जो है, बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है बताई गई है। अब बाकी ये विली वैली और डिली डैली ये सब कोई थ्योरी नहीं है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई थी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है बिग बैंग थ्योरी है। डिंग डोंग थ्योरी जो है ये भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई थी इस संदर्भ में बताई गई। ठीक है, आज का जो है वीडियो समाप्त होता है। पूरा हिंदी पेडागोजी रिवीजन क्लास थी। आपको इससे 101% जो है फायदा होगा सीटेट के एग्जाम में। जितना सिलेबस था मैंने ऑलरेडी करा दिया है। वीडियो जो है लाइक कर लीजिएगा प्लीज़, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।